Hello everyone. So this is the part 3 of chapter 2 जो कि हम ज्योग्राफी में पढ़ रहे हैं क्लास 9th का। और आज ये लास्ट पार्ट है। इसमें हम पढ़ेंगे जो भी हमने लैंडफॉर्म सब तक पढ़े हैं, हर लैंडफॉर्म से कैसे कुछ नेचुरल डिजास्टर्स एसोसिएटेड हैं। ठीक है, जैसे हमने विंड से कुछ लैंडफॉर्म्स पढ़े, ग्लेशियर से कुछ लैंडफॉर्म्स पढ़े। इन सारे ही लैंडफॉर्म से डिजास्टर्स यानी कि एक ऐसा एक्सीडेंट जो नेचुरली अकर होता है लेकिन ह्यूज इम्पैक्ट क्रिएट करता है सोसाइटी पे, इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज करना, ह्यूमन लाइफ का लॉस होना, तो वो हमको इसमें अब पढ़ना है। बेसिकली हमको 4 या 5 डिजास्टर पढ़ने हैं और इसके मिटिगेशन मेजर्स और एग्जांपल्स आपको खुद से लिखना है। ठीक है, तो प्लीज आप इसको अच्छे से पढ़िएगा और अपनी बुक में जरूर से लिखिएगा। राइट, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं। पहला है डस्ट स्टॉर्म। राइट, अब ये डस्ट स्टॉर्म मतलब क्या कि धूल के स्टॉर्म्स आना, धूल के तूफान आना। राइट, अब इसमें क्या होता है कि जहाँ की भी मिट्टी मतलब हल्की है ना, जहाँ पे पानी नहीं है बहुत ज्यादा, मिट्टी धूल की तरह हो रही है, डेजर्ट की तरह हो रही है, वहां पे ट्रीज नहीं है जो कि सॉइल को होल्ड कर पाए, स्पेशली डेजर्ट एरियाज में। तो वहां पे क्या होगा, जब प्रेशर की कंडीशंस ऐसे क्रिएट होंगी, हाई प्रेशर लो प्रेशर ज्यादा ग्रेडियंट कंटेन मतलब बनेगा, तो उससे हवा जब चलेगी तो साथ में धूल भी उड़ेगी, और धूल ऐसे उड़ेगी कि लगेगा कि तूफान आ रहा है धूल का। इसको ही डस्ट स्टॉर्म कहते हैं, वेरी सिंपल। अब जब धूल उड़ेगी तो क्या होगा, आंखों में धूल जाएगी, नाक में धूल जाएगी। ये ऐसे मैटर होते हैं, इनको पर्टिकुलेट मैटर भी कहते हैं फिलहाल हम इन्वायरमेंट में। तो ये हमारी आंखों के जरिए, नाक के जरिए, मुंह के जरिए हमारे बॉडी के अंदर चले जाते हैं और ह्यूज लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हमारी हेल्थ पे क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब ये वहीं पे होंगे जहाँ पे डेजर्ट ज्यादा है, जहाँ पे एरिडिटी ज्यादा है, जहाँ पे सॉइल इरोजन ज्यादा अच्छे से हो चुका है, जहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज्यादा नहीं है कि वो सॉइल को होल्ड करके रख सके। तो बेसिकली सॉइल वाले एरियाज में ही ज्यादा होते हैं, या फिर ड्रॉट कंडीशंस जहाँ पे ज्यादा होती है, जहाँ पे पानी की कमी होती है, वहीं पर ये ज्यादा होते हैं। ठीक है, अब इनसे मिटिगेट करने का तरीका क्या है। मिटिगेशन का मतलब होता है ऐसे कौन से हम एक्शन प्लान ले सकते हैं जिससे डस्ट स्टॉर्म के आने की कंडीशंस थोड़ी कम हो जाए, या फिर थोड़ा ये एक्सीडेंट कम हमें इम्पैक्ट कर पाए। तो वेरी गुड एग्जांपल इज वेजिटेशन कवर को बढ़ाना, एफॉरेस्टेशन करना। जितने ज्यादा पेड़ लगेंगे, पेड़ क्या करते हैं, उनकी रूट्स सॉइल को होल्ड करके रखते हैं, फर्टिलिटी को होल्ड करके रखते हैं, और पानी को होल्ड करके रखते हैं, तो जिससे सॉइल उड़ती नहीं है हवा से। ठीक है, सॉइल कंजर्वेशन, ऑफ कोर्स सॉइल को बचाना, क्योंकि फर्टाइल सॉइल ही उड़ जाती है तो उसके बाद वेजिटेशन कवर भी वहां पे काम नहीं कर पाता है। लैंड मैनेजमेंट को प्रॉपर रखना, ओवर ग्रेजिंग को मतलब प्रमोट ना करते हुए ग्रेजिंग को मॉनिटर करना, ह्यूमन एक्टिविटीज को मॉनिटर करना, कि पेड़ काट काट के घर बन रहे हैं जो, उस सबको मॉनिटर करना, और एक अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप करना जिससे हम लोग को पहले ही वार्न कर सके कि जब हवा तेज चल रही है, स्टॉर्म जैसी सिचुएशन आ सकती है, तो लोगों को पहले ही अवेयर करा जा सके। ठीक है, डस्ट स्टॉर्म की यहाँ पे फोटो भी लगी है, लगता है कि बिल्कुल जैसे अ, हवा के साथ साथ ही धूल उड़ रही है ना, धूल की हवा। हाँ, ठीक है, ऐसा लगता है। तो ये आपका पहला डिजास्टर है। सेकेंड डिजास्टर इज लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड का मतलब नेम से ही पता चल रहा है, लैंड ही खिसक जाती है। अब लैंड खिसकती कैसे, लैंडस्लाइड कैसे करती है, लैंड को झूला तो नहीं झूल रही है, कैसे लैंड खिसक रही है। लैंड घसक लैंड नीचे आ रहा है ग्रेविटी की वजह से, स्टीप ग्रेडियंट की वजह से, क्योंकि लैंड बहुत स्लोपी है, स्लोपी पे लैंड है। और उस स्लोपी लैंड पे भी हम क्या करते हैं, माइनिंग एक्टिविटीज कर देते हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज कर देते हैं, रोड का फॉर्मेशन कर देते हैं, होटल्स खोल रहे हैं, टूरिज्म बढ़ा रहे हैं। इसकी वजह से वहां का लैंड और लूज हो रहा है। और जैसे ही कोई ट्रिगर उसे मिलता है, ज्यादा तेज बारिश का होना, अर्थक्वेक का होना, माइनिंग एक्टिविटीज का होना, तो होता क्या है, बड़ा अमाउंट ऑफ लैंड ग्रेविटी के साथ नीचे आ जाता है, जिससे अब लैंड ही ऊपर से नीचे खसक गया। तो क्या होगा, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं बहुत सारे, ट्रैफिक जाम तो होगा ही होगा, प्लस जिस पे गिरेगा उसकी तो लाइफ ही चली जाएगी। ठीक है, तो लाइफ का भी बहुत बड़ा ह्यूज लॉस होता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस की तो बात ही मत करिए, एक तो पहले ही बहुत मुश्किल है माउंटेन पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना, और ऊपर से लैंडस्लाइड उसको और खराब कर देता है। अब यहाँ भी सेम दिक्कत है। यहाँ पे अगर हम माइनिंग एक्टिविटीज को मॉनिटर कर ले कि हाँ ठीक है, माइनिंग एक्टिविटीज होंगी पर लिमिटेड होंगी, इतना नहीं कि हम देख ही रहे कि लैंड मैनेजमेंट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, डिफॉरेस्टेशन ना करें, है ना। ब्यूटीफुली माउंटेन्स ऐसे ही सुंदर है, नेचुरल है,
उनका डिफॉरेस्टेशन करके, क्योंकि हमें होटल्स खोलने हैं, हमें न्यू हब्स खोलने हैं, हमें न्यू क्लब्स खोलने हैं, उसकी वजह से लैंडस्लाइड के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और स्पेशली ये माउंटेन रीजन में ही होगा, क्योंकि वो स्टेबल रीजन नहीं है, इसीलिए माउंटेन के रीजन में पॉपुलेशन हमेशा कम रहती है, क्योंकि वहाँ पे ये नेचुरल डिजास्टर आने की तकलीफें ज़्यादा रहती है ना। ज़्यादा पानी बरस जाएगा तो पानी के साथ साथ भी लैंड खसक आएगा। ठीक है। अब इसके यहाँ पे आपको बताया गया है, बस सिंपल सा डायग्राम है, नथिंग नीड टू एक्सप्लेन है। ठीक है। इसके क्या मिटिगेशन मेजर्स है? सबका मिटिगेशन मेजर पहला तो यही है कि आप एफॉरेस्टेशन करो, यानी कि वेजिटेशन कवर को बढ़ाओ। पेड़ नहीं लगा सकते तो एटलीस्ट घास को या फिर छोटे मोटे श्रब्स को ही लगा के स्टार्ट करना है। वॉल्स ऐसे बनाने, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है कि लैंडस्लाइड हो भी तो वो लैंडस्लाइड का जो भी मलबा है वो रोड पर ना आ जाए, वो लोगों के ऊपर ना गिरे, कि वो उनके घरों को नुकसान ना करे। ऐसी वॉल्स कंस्ट्रक्ट करनी है कि वॉल्स उनको रोक सके, समथिंग लाइक डैम स्ट्रक्चर। जैसे डैम एक्स्ट्रा पानी को रोकता है ना, वैसे ये लंबी वॉल्स क्या करेंगी, लैंडस्लाइड से जो भी इरोजन हो रहा है, जो भी रॉक्स नीचे आ रही है, उनको रोकने में हेल्प करेंगी। माइनिंग एक्टिविटीज को, क्योंकि माइनिंग एक्टिविटी में होगा क्या, ऊपर तो मिनरल मिलता नहीं है, माइनिंग एक्टिविटी के लिए बहुत अंदर डिग करना पड़ता है, तो उसकी वजह से जो सॉइल होती है वो लूज हो जाती है, और जैसे कोई ट्रैकर मिलता है वो नीचे खसकने, नीचे आने की तेज हो में रहती है, तो वो भी हमको मॉनिटर करना है। ठीक है। और इसके भी मैप्स हम बना सकते हैं कि कुछ एरिया लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज होते हैं, जैसे हिमालयाज, यहाँ पे लैंडस्लाइड आना ही आना है, तो यहाँ का ये रेड जोन हो सकता है, ऑरेंज जोन हो सकता है। लेकिन अब प्लेन्स की बात करें, यूपी की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, तो यहाँ पे लैंडस्लाइड नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लेन एरिया है, तो यहाँ पे उतना मैप की इतनी जरूरत नहीं है। तो उसके लिए हम मैप अर्ली वार्निंग सिस्टम भी इशू कर सकते हैं। ठीक है। कि पानी तेज बरस रहा है, बहुत तेज पानी आ रहा है, फ्लड सिचुएशंस आ गई है, तो हो सकता है लैंडस्लाइड होगा, तो लोगों को जितने भी मिटिगेशन मेजर्स है, इमरजेंसी मेजर्स है, वो बताए जाए, ताकि टाइम आने पर वो उनको फॉलो कर सके। राइट। अब थर्ड क्या है, एवलांच। अब ये जो लैंडस्लाइड आपने पढ़ा ना, इससे रिलेटेड सा है थोड़ा सा ये। इसमें क्या होता है कि ग्लेशियर ही खसक आता है नीचे। ठीक है। हाई एल्टीट्यूड माउंटेन से हैवी रेनफॉल की वजह से क्या होगा, ये स्नोफॉल या ग्लेशियर्स जो होंगे वही नीचे खस के आ रहे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एवलांचे कहते हैं, कि मास मूवमेंट ऑफ स्नो, आइस और ग्लेशियर ड्यूरिंग अ माउंटेन स्लोप इज नोन एज एवलांचे। है ना, अभी कितने से मिट्टी नीचे आ रही थी, लैंड नीचे आ रहा था, अब ग्लेशियर्स नीचे आ रहे हैं। अब इसके क्या इफेक्ट हो सकते हैं या इसके क्या कॉजेज हैं? कॉज सबसे बड़ा इसका है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। अब ग्लेशियर्स पिघल के क्या, स्लोपी मतलब स्लीपी हो जाते हैं ना, कि अब स्लिपरी हो जाएंगे, पानी है, स्लिपरी ज्यादा हो जाएगा लैंड, तो वो बहुत आराम से नीचे 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 खसाए जाएंगे। अब क्योंकि वो इतने स्लोप से नीचे आ रहे तो उनकी स्पीड बहुत तेजी से बढ़ जाती है। आई होप आपने फोर्स एंड फ्रिक्शन में फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जब इतना स्मूथ सरफेस मिल रहा है तो बहुत तेजी से वो नीचे आएंगे, और रास्ते में जो भी लोग, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा उसको तोड़ते फोड़ते नीचे आएंगे, तो ये भी बहुत बड़ा डिजास्टर है। वहीं पे होगा जहाँ पे ग्लेशियर्स यानी कि हिमालयन माउंटेन्स में, या जो भी माउंटेन्स हमने आज तक पढ़े हैं। राइट। इसकी भी आप फोटो देख सकते हो कि यहाँ पे सब कुछ व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ना आपको, कि स्नो ही नीचे आई जा रही है ना, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, या फिर लैंड लूज हो गया, या फिर अर्थक्वेक आ गया है, या फिर यहाँ भी माइनिंग एक्टिविटीज चल रही है, तो इसकी वजह से ऐसा हो सकता है। अब इसके मिटिगेशंस क्या है, इसको भी हम फोरकास्ट कर सकते हैं, इसकी भी अर्ली वार्निंग सिस्टम हम इशू कर सकते हैं, कि कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी कि अचानक से नीचे आ गई, उससे कुछ साइंस हमको दिखते हैं, तो उसको ऑब्जर्व करके हम अर्ली वार्निंग सिस्टम लेकर आ सकते हैं। एवलांचे प्रोन जोन्स बना सकते हैं, कि कहाँ पे ये आने की चांसेस ज्यादा है, तो वहां पे हमें लोगों का सेटलमेंट नहीं होने देना है। ठीक है। पता है यहाँ लैंडस्लाइड आता है, पता है यहाँ पे स्नोफॉल ज्यादा हो सकती है, पता है यहाँ पे ग्लेशियर्स नीचे आ सकते हैं, तो क्यों वहाँ पे लोगों का सेटलमेंट अलाउ करना। जो कि आप सुनते होंगे कि यहाँ पे बिल्डिंग कैसे बन गई, किसने अलाउड कर दिया, तो वही सब वाली बातें हैं यहाँ पे। ठीक है। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है जो एवलांचे आने से टूटे नहीं, खराब ना हो, या फिर अंदर रहने वाले लोगों को ज्यादा डिस्टर्ब ना करे। ठीक है। और लोकल कम्युनिटीज को ट्रेन करना है। आई होप, मैंने एक मूवी देखी थी नाना पाटेकर की, तो उसमें भी ऐसा कुछ एक्सीडेंट हो गया था लास्ट में, तो उसमें भी यही था कि कैसे वो ट्रेंड थे उसको लेके, है ना, कि कोई भी ऐसा एक्सीडेंट होता है तो हम, बिकॉज ही वॉज सर्विंग समवेयर, तो ही वॉज ट्रेन्ड फॉर दैट, कि कैसे कितने घंटे में हम किसको बचा सकते हैं,
या कैसे बचा सकते हैं। तो ऐसे हमें जो लोकल कम्युनिटी रहती है ना, क्योंकि ट्रेन लोग बहुत देर में पहुंच पाते हैं ड्यू टू सम रीजंस, लेकिन जो लोग वहाँ रहते हैं उस एरिया में, उनकी ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहती है ना। उनको ही आप ट्रेन कर दो, उनको आप सशक्त बना दो, एम्पावर कर दो कि कुछ भी डिजास्टर आए, कोई भी एक्सीडेंट हो, तो वो समझ पाए कि उस समय क्या करना है। ठीक है, क्योंकि लोग समझ नहीं पाते उन्हें क्या करना है, लोग हाइपर हो जाते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं। इसकी वजह से अगर वो बच भी सकते हैं तो वो बच नहीं पाते। ठीक है, अब है हमारा लास्ट डिजास्टर और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो मैंने आपको ग्लेशियर्स वाले में सारे लैंडफॉर्म्स बताते हैं, कैसे सर्क्स बनते हैं, कैसे वैलीज बनती हैं। तो होता क्या है कि जब ग्लेशियर पिघल जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ग्लेशियर पिघल गए तो ग्लेशियर का पानी कहीं तो सबमिट होगा ना, तो ये लेक के फॉर्म में सबमिट हो जाता है। अब यहाँ पे अगर आपको अच्छे से दिख रहा तो ये है मोराइन डैम, मोराइन डैम। अब मोराइन्स मैंने आपको बताया था, आपको लास्ट वीडियो में याद हो कि ये वही रॉक्स है जिनको ग्लेशियर ने तोड़ा है, क्योंकि ग्लेशियर नीचे खसक रहा था, ग्लेशियर नीचे मूव कर रहा था, तो इन रॉक को तोड़ फोड़ के इसने यहाँ पे सबमिट कर दिया। अब ये इसने ही इस पानी को रोक रखा है, पर पानी तो ऊपर तक भरता जा रहा है। अब ये पानी जब और भरेगा तो ये बाहर निकलना स्टार्ट होगा, और धीमे धीमे प्रेशर ऐसा बिल्ट होगा कि बहुत तेजी से पानी बाहर आएगा, आउटबर्स्ट हो जाएगा पानी। टंकी भरती है, धीमे धीमे टंकी भरेगी, कुछ नहीं होगा, टंकी को दिन भर छोड़ दो तो उसका प्रेशर इतना ज्यादा बिल्ट हो जाएगा कि वो बहुत तेजी से बाहर निकलेगा सारा पानी। ठीक है, अब क्योंकि एक हाइट से पानी है, ग्लेशियर नीचे तो नहीं बन रहा, ग्लेशियर हाइट पे बनते हैं, ऑल्टीट्यूड पे बनते हैं, तो ये बहुत फोर्सफुली नीचे आता है, और इससे भी फ्लडी सिचुएशंस आती है ना। इससे भी लोग को तकलीफ हो सकती है, क्योंकि रिवर जैसा ये इतना फोर्सफुली पानी नीचे आ रहा है, ये क्योंकि ग्लेशियर की वजह से हुआ है। ग्लेशियर की जो लेक बनी थी वो आउटबर्स्ट हो गई, उसमें पानी ज्यादा आ गया, इसीलिए हम इसे ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड कहते हैं, कि फ्लड तो आया है पर पानी रिवर का नहीं है ये, या फिर ज्यादा बारिश की वजह से नहीं आया, क्योंकि ग्लेशियर की जो लेक थी वो आउटबर्स्ट हो गई, बाहर आ गया पानी, ओवरफ्लो हो गया, इसलिए हम इसे ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लो कहते हैं। ठीक है, अब इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग होगी तो ग्लेशियर जल्दी जल्दी पिघलेंगे, और उसका पानी कहाँ जाएगा, वो लेक के फॉर्म में सबमिट होगा, और वो आउटफ्लो होगा तो बाहर आएगा पानी। राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर is increasing the number and size of glacier lakes and eventually the outburst of that, right? अब इसके मिटिगेशन क्या है, रेगुलर मॉनिटरिंग। अब इसकी मॉनिटरिंग आप सैटेलाइट से भी कर सकते हो, आप ऊपर से भी देख सकते हो कि कहाँ पे लेक फॉर्मेशन हो रहे हैं, कहाँ पे माउंटेन के बीच में लेक्स बन रहे हैं, उनको कैसे मैनेज करना है, कैसे उनकी रेस्क्यू टीम्स बनानी है, ये सब आप सैटेलाइट के थ्रू भी मैनेज कर सकते हो। अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर डाउन स्ट्रीम कम्युनिटी। अभी डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है मैम, डाउन स्ट्रीम का मतलब है वो लोग जो नीचे रह रहे हैं, जहाँ पे पानी सबसे पहले हिट करेगा आकर। ठीक है, तो इन कम्युनिटीज को रेस्क्यू करना सिखाना कि कैसे आपको बच के निकलना है वहां से, या छोटी मोटी बोट्स के जरिए कैसे आपको निकलना है तुरंत। ठीक है, तो ये इनको समझाना बहुत जरूरी है, इनको ट्रेनिंग इनकी करना बहुत जरूरी है। ये जो वल्नरेबल मोराइन डैम्स जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, अभी डैम किसी ने बनाया थोड़ी ना, ये नेचुरली बिल्ड हुए हैं, राइट। तो इनका ध्यान रखना, इनको स्ट्रेंथन करना, अब इसी के ऊपर और सॉलिडिफाई कर लेना है ना, ह्यूमंस इसको अच्छे से बना दे, तो इससे थोड़ी टाइम के लिए सही पर ग्लेशियर लेक रुक सकता है। पर इसका मेन जो मैं कहूँगी सॉल्यूशन है ना, वो क्लाइमेट चेंज को रोकना ही है। हम जितना क्लाइमेट चेंज को रोकेंगे ग्लेशियर्स उतने कम पिघलेंगे, और ये ऐसे एवलांचे जैसे सिचुएशन या ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट जैसे सिचुएशंस इंडिया में या फिर कहीं भी और नहीं डेवलप हो पाएंगे। ठीक है, तो बस ये लास्ट टॉपिक था आपके चैप्टर का, ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है। अब हम जो नेक्स्ट चैप्टर कवर करेंगे वो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर कवर करेंगे। ठीक है, सो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, और प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड बाय।